नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की डिजिटल फाइनेंस क्रांति की। देखिए, अगर आप 2016 से पहले के भारत को याद करें तो कैश ही सब कुछ था। लेकिन 2016 में जब एनपीसीआई ने यूपीआई लॉन्च किया और आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को खुलकर सपोर्ट किया तो जैसे पूरी फाइनेंशियल दुनिया ही बदल गई। यूपीआई ने पैसे भेजना इतना आसान बना दिया कि अब आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोबाइल से बस कुछ टैप्स में ट्रांजैक्शन हो जाता है और ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा। गांव, कस्बे, हर जगह लोग डिजिटल पेमेंट्स करने लगे। मुझे याद है, मेरी पहली यूपीआई ट्रांजैक्शन एक छोटे से गांव के बाजार में हुई थी। मैं थोड़ी नर्वस थी, सोच रही थी यहां नेटवर्क मिलेगा भी या नहीं। लेकिन दुकानदार ने पेटीएम का क्यूआर कोड निकाला और बस सेकंड्स में पेमेंट हो गया। उस दिन मुझे सच में लगा कि डिजिटल फाइनेंस सिर्फ मेट्रो सिटीज के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए है। डिजिटल पेमेंट्स ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक नया आयाम दिया है। पहले जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे या जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, अब वो भी डिजिटल वॉलेट्स, यूपीआई और पेमेंट बैंक्स के जरिए फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। और इससे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट भी तेज हुआ है। और हां, एक और बात, इससे ब्लैक मार्केट एक्टिविटी भी कम हुई है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है। तो डिजिटल पेमेंट्स ने न सिर्फ लोगों की लाइफ आसान की है बल्कि इकोनॉमी को भी ट्रांसपेरेंट बनाया है। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। पहले लोन लेने के लिए लंबा चौड़ा पेपर वर्क, क्रेडिट स्कोर और पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता था। लेकिन अब फिनटेक कंपनियां एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके आपके मोबाइल यूसेज, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यहां तक कि सोशल मीडिया एक्टिविटी से भी आपकी क्रेडिट वर्थनेस जज कर लेती हैं। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास पारंपरिक क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी, जैसे छोटे व्यापारी या ग्रामीण इलाकों के लोग, अब उन्हें भी लोन मिल सकता है। ये एक बड़ा गेम चेंजर है क्योंकि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन और भी बड़ा है। और सिर्फ लोन ही नहीं, इन्वेस्टमेंट भी अब आसान हो गया है। रोबो एडवाइजर्स यानी ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स खासकर युवाओं के लिए बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। ये आपके गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के हिसाब से पोर्टफोलियो बना देते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ मोबाइल ऐप पर, बिना किसी जटिलता के। नेओ बैंक्स यानी डिजिटल ओनली बैंक भी इसी ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं। बिना किसी फिजिकल ब्रांच के ये बैंकिंग सर्विसेज सीधे आपके फोन पर दे देते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है, क्या एआई और नेओ बैंक्स फाइनेंशियल इक्वालिटी को बढ़ाएंगे या और ज्यादा गैप पैदा करेंगे? देखिए, मैं मानती हूं कि टेक्नोलॉजी सही तरीके से इस्तेमाल हो तो ये ब्रिजिंग का काम कर सकती है। लेकिन अगर डिजिटल लिटरेसी या इंटरनेट एक्सेस में गैप रहा तो कुछ लोग पीछे भी छूट सकते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग डिबेट है और शायद आने वाले सालों में इसका जवाब और क्लियर होगा। अब अगर हम पूरे फिनटेक इकोसिस्टम की बात करें तो भारत आज एक ग्लोबल फिनटेक हब बन चुका है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, 2016 की डीमोनेटाइजेशन और हमारी युवा टेक सेवी आबादी, इन सब ने मिलकर फिनटेक ग्रोथ को जबरदस्त स्पीड दी है। आज वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, हर चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना हो या इंश्योरेंस खरीदना हो, सब कुछ मोबाइल ऐप से हो जाता है। एमएसएमईज यानी छोटे और मझोले बिजनेस भी अब डिजिटल माइक्रो फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स के जरिए आसानी से क्रेडिट ले पा रहे हैं। मुझे याद है, मेरी रिसर्च के दौरान एक छोटे शहर के उद्यमी से मिली थी जिन्होंने सिर्फ मोबाइल ऐप के जरिए लोन लिया और अपने बिजनेस को डबल कर दिया। पहले उन्हें बैंक से लोन मिलना नामुमकिन था, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने उनकी दुनिया ही बदल दी। और ये तो बस शुरुआत है। आने वाले सालों में जैसे जैसे डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी और सस्ती होगी, फिनटेक का दायरा और भी बढ़ेगा। भारत की फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री अब ग्लोबल स्टेज पर है और ये ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही।
उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगली बार हम और भी दिलचस्प फिनटेक इनोवेशंस पर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहिए और फाइनेंस को आसान बनाइए। धन्यवाद।